तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है मास मीडिया और चुनाव क्यों है चर्चा में। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है मास मीडिया और आर्टिकल 19 से ये कैसे संबंध रखता है। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। किस माध्यम से हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं? पहला है लिखित माध्यम से अभिव्यक्ति हो सकती है, दृश्यात्मक माध्यम से भी हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की जा सकती है। अगर हम लिखित अभिव्यक्ति देखें तो इसके अंतर्गत प्रिंटिंग मीडिया शामिल है। प्रिंटिंग मीडिया के अंतर्गत जैसे न्यूज़पेपर हो गए, बुक हो गए, ये सारे प्रिंटिंग मीडिया के हिस्सा है। वहीं हम दृश्यात्मक अभिव्यक्ति की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न, मूवीज़, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पार्ट हैं। वहीं हम इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति देखें तो इसमें डिजिटल मीडिया जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये शामिल है। और इन तीनों को अगर हम संयुक्त रूप से देखेंगे तो यही मास मीडिया कहलाता है। मतलब अगर मैं प्रिंटिंग मीडिया की बात करूं तो ये मास मीडिया का पार्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, मास मीडिया का ही पार्ट है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि मास मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब यह एक प्रश्न उठ सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमारा फंडामेंटल राइट है, फिर इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों इस पर सीमा लगा रहा है? तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब राज्य इसमें लिमिटेशन लगा सकता है। और अगर हम लिमिटेशन को देखें तो नैतिकता और सदाचार भी लिमिटेशन का एक आधार है। अब अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं तो देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने भी नैतिकता शब्द का प्रयोग किया है। मतलब वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नैतिकता के आधार पर सीमा लगा रहा है। तो वो नैतिकता के उल्लंघन के आधार पर निर्देश देते हुए कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी, भ्रामक, अपमानजनक या महिला के सम्मान के विरुद्ध कोई भी कंटेंट किसी भी स्थिति में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए बच्चों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हिंसा संबंधित घटना या चोट संबंधित कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड नहीं किए जाएंगे। किसी के चरित्र को बदनाम करने वाली कोई कंटेंट है वो भी अपलोड नहीं किए जाएंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त और कुछ राजनीतिक दलों के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 3 घंटे के भीतर फर्जी या भ्रामक कंटेंट को हटाना होगा और जिम्मेदार सदस्य को चेतावनी देनी होगी। गैर कानूनी सूचना और फेक यूजर अकाउंट की रिपोर्टिंग करनी होगी और वो अनसुलझे मुद्दे जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के रूल 3A में उल्लेखित है उनको शिकायत अपील समिति के समक्ष उठाने होंगे। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों को अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकारी मीडिया के माध्यम से प्राप्त है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय दलों की तो इनको दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 10 घंटे का प्रसारण का अधिकार है। साथ ही क्षेत्रीय चैनल पर कम से कम 15 घंटों का प्रसारण का समय इनको मिल जाता है। और अगर हम राष्ट्रीय आकाशवाणी नेटवर्क की बात करें अर्थात रेडियो की बात करें तो इसमें 10 घंटे का प्रसारण का समय मिलता है और क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशन पर 15 घंटे के प्रसारण का समय मिलता है। वहीं अगर हम राज्य स्तरीय दलों की बात करें तो उनको क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनल या आकाशवाणी स्टेशन पर 30 घंटे का प्रसारण का समय मिल जाता है। ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है मास मीडिया क्या है और उसका आर्टिकल 19 के साथ क्या संबंध है और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उसका क्या संबंध है, हम देख चुके हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं चुनावी प्रक्रिया में मास मीडिया की भूमिका पर। तो ये बताता है कि मास मीडिया के माध्यम से हमें चुनावी अभियान से जुड़े सूचनाओं का लोगों तक कम समय में अधिक प्रसार संभव हो पाता है। मतदाता व्यवहार को प्रभावित करता है क्योंकि मीडिया के माध्यम से लोग अपने वोट का अधिकार समझ पाते हैं। उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि को आकार देता है। मास मीडिया पर उपलब्ध राजनेताओं के पुराने ऑडियो या वीडियो उन्हें अलग अलग दर्शकों के सामने अलग अलग बात कहने से रोकता है। मास मीडिया के माध्यम से
किसी राजनीतिक दल की भविष्य की क्या नीतियां होने वाली है, ये लोगों तक पहुंच पाता है। अब हम मास मीडिया की चुनावी प्रक्रिया के समक्ष चुनौतियां को देखें तो दोस्तों ये कभी कभी देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाता है कि ये गलत सूचनाएं कभी कभी सनसनीखेज में बदल जाती हैं, और काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। फेक न्यूज का वायरल कंटेंट बनाने में भी इन कंटेंट क्रिएटर का हाथ कहीं ना कहीं देखा जाता है। और लास्ट अगर हम ई चैम्बर की बात करें तो दोस्तों आजकल एआई मशीन लर्निंग का जमाना है, तो जो कुछ व्यक्ति ऑनलाइन सर्च करता है उस पर ही मशीन लर्निंग काम करता है। ऐसे में व्यक्ति केवल उन दृष्टिकोण या विचारों के संपर्क में आता है जो उसके खुद के दृष्टिकोण या विचार से मेल खाते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पूर्वग्रह का शिकार हो जाता है और अपने से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के विचारों का विरोध करने लगता है। आदर्श आचार संहिता से समझौता हो जाता है, व्यक्ति की निजता और राय को भी खतरा हो सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो एक तरफ जहां मास मीडिया का एडवांटेज है वहीं डिसएडवांटेज भी है। ऐसे में मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कदम है जो हम उठा सकते हैं। बेहतर सोशल मीडिया निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना। अगर हम चुनाव में सोशल मीडिया का लाभ देखें तो ये राजनेता और जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। समावेशी राजनीति को भी ये बढ़ावा देता है, लोकतंत्रीकरण को भी बढ़ावा देता है, माइक्रो टारगेटिंग को भी ये बढ़ावा देता है। साथ ही कुछ अन्य इम्पोर्टेंट थिंग्स जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। सोशल मीडिया से संबंधित विषय को कौन रेगुलेट करता है? इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही सोशल मीडिया संबंधित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विनियम 2021 भी बनाए गए हैं। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, जिसमें है पहला वर्क आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के बारे में पढ़ना है। और कुछ अन्य बातें मैंने पीटी के वे से इम्पॉर्टेंट कंटेंट को येलो हाइलाइटर से और मेंस के वे से इम्पॉर्टेंट कंटेंट को ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट किया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट शटडाउन। अब हम देखेंगे क्या है इंटरनेट शटडाउन और ये आर्टिकल 19 से कैसे रिलेट करता है। पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन की घटना दर्ज की गई है, जो लगातार छठे साल दुनिया में सबसे अधिक है। इसको समझने के लिए हम 2019 में चलते हैं, जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस समय लगभग 7 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट एक्सेस बैन कर दिया गया। अनुराधा भसीन जो कश्मीर टाइम की संपादक हैं और गुलाम नबी आजाद जो विपक्ष के नेता थे, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर चले गए और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया और गुलाम नबी का मत था कि इंटरनेट शटडाउन से कश्मीर के पर्यटन और अन्य व्यापार में काफी आर्थिक घाटा हुआ है। साथ ही अनुराधा भसीन का मत था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इंटरनेट आवश्यक है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कहा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और जी के तहत व्यक्ति को अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति और व्यापार के लिए इंटरनेट आवश्यक है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि इंटरनेट अगर हमारा मूल अधिकार है तो बार बार इंटरनेट शटडाउन के केसेस क्यों आते हैं? तो दोस्तों यहाँ जानना ये आवश्यक है कि इंटरनेट भी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है और हमें मालूम है कि अभिव्यक्ति का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उसमें कुछ लिमिटेशन लगाई जा सकती हैं राज्य के द्वारा। तो वो सीमाएं जो अभिव्यक्ति के अधिकार में लगती हैं वही हमारे इंटरनेट के अधिकार में भी लगेंगे। तो देखते हैं क्या है वो लिमिटेशन।
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा के आधार पर, सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने वाले कारकों को रोकने के आधार पर, धोखाधड़ी को रोकने के आधार पर, यह हमारे नैतिकता से संबंधित है, सुरक्षा और लोक व्यवस्था संबंधित आधारों पर। तो अब हम देख लेते हैं क्या है इंटरनेट शटडाउन। तो दोस्तों, किसी विशिष्ट आबादी या स्थान पर जानबूझकर इंटरनेट सेवाओं में की गई रोक या कटौती ही इंटरनेट शटडाउन है। अब देखेंगे कि इंटरनेट से संबंधित भारत में क्या प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में इसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के द्वारा शासित किया जाता है और इस नियम के तहत पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर एक बार में 15 दिनों तक दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देता है। यहाँ पर अस्थायी शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। और यह अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग अलग प्रकार के दूर संचार सेवाओं को विनियमित करने का और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है। और निलंबन का आदेश केवल संघ या राज्य के गृह सचिव द्वारा ही जारी किया जा सकता है। और 2017 के नियम के तहत केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समीक्षा समिति इंटरनेट शटडाउन संबंधित आदेशों की समीक्षा करेगा। अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघवाद हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि न्यायालय ने इंटरनेट शटडाउन के संबंध में क्या निर्देश जारी किए थे। न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता, केवल अल्प अवधि के लिए ही निलंबित किया जा सकता है और निलंबन करने वाला कोई भी आदेश अनुपातिक के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए और निलंबन की अवधि को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, मतलब न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकता है।